नमस्कार, स्वागत है आपका अनएडिटेड के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं केरला की। केरला की राजनीति इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है। 78% से ज़्यादा मतदान, लंबी कतारें, महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लोकतंत्र का उत्साह है या फिर बदलाव की आहट। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि 78.27% वोटर टर्नआउट दर्ज हुआ है। एलडीएफ कहती है ये सरकार की काम पर भरोसा है। दूसरी तरफ यूडीएफ कहती है ये बदलाव की चाह है और वहीं बीजेपी कह रही है कि ये जागा हुआ वोटर है। तो वरुण, आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप इस वोटर टर्नआउट को। शुक्रिया आयशा। केरल की जहाँ तक बात है, हमने ये अपने यहाँ पर ये लिखा है बम्पर वोटिंग। बम्पर वोटिंग का हमने यहाँ पे उपयोग इसलिए किया है कि अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो केरल में इतना प्रतिशत वोट देखने को नहीं मिला है। तो काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। 78.27% जैसा आपने बोला केरल में वोटिंग हुई है 9 अप्रैल को। सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों पे ये वोट देखने को मिला है। और आपने एक बात की, लंबी कतारें, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर, लंबी कतारों के अंदर, क्योंकि केरल भारत के कुछ ऐसे राज्यों में शामिल है जहां पर महिला वोटर्स की संख्या जो है वो पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। तो अब बाकी आपने बोला कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो लगभग 10 सालों से अब सत्ता में है, 2016 से, वो कह रही है कि काम के ऊपर वोट मिला है। यूडीएफ जो उनको पिछले 10 सालों से विपक्ष में बैठना ही नसीब हुआ है, कांग्रेस का लेड ये गठबंधन है, वो कह रहा है कि अब उनका चांस है, ये बदलाव की बयार बह रही है। और तीसरी शक्ति जगा हुआ वोटर जैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है और हम ये कह भी रहे हैं कि क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में उस चीज़ को असेस हम करेंगे अपने इस आगे जो बातचीत करेंगे। तो सबने अपने अपने हिसाब से बता दिया है कि इस 78.27% का जो मतदान हुआ है उसका अर्थ क्या है। अब हर कोई जब चुनाव लड़ता है तो बड़े दावे करता है, कोई हारने का दावा नहीं करता, सब जीतने का दावा करते हैं। तो ये तीनों ने जो अब बोला है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से इस मत प्रतिशत को और बढ़े हुए मत प्रतिशत को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पक्ष में है। तो जैसा मैंने कहा 78.27%, ये पिछले कुछ चुनावों में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। पिछले चुनावों में 74 कुछ प्रतिशत वोट हुआ था, कई लोग उसे 75% भी बताते हैं, कुछ 74 से 75 के बीच में रहा था। और अब 78 का हो जाना ये संभावनाओं के द्वार तो खोलता है कई पार्टियों के लिए। वरुण, यदि बात करें हम फैक्टर्स की तो बहुत सारे पहलू हैं, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक आ जाता है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा मतदान सरकार के खिलाफ नाराज़गी का संकेत है और इसका फ़ायदा सीधे सीधे विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी यूडीएफ को मिल सकता है? देखिए, कोई एक सेट फॉर्मूला तो नहीं है भारतीय राजनीति में ये कह देना। और मैं उसका आपको केरल के संदर्भ में ही उसका आपको उदाहरण भी दूंगा। ये कह देना कि क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ गया है इसलिए जो भी सत्ता पक्ष है उसका जाना तय हो गया है, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। और अभी जैसे बिहार का इलेक्शन अगर आप देखें, 2025 का वही आखिरी चुनाव था। बिहार के चुनाव में वोट प्रतिशत लगभग 10% बढ़ा था। मतलब 2020 की तुलना में बिहार में 2025 में लगभग 10% वोटर्स ने ज़्यादा मतदान किया था। उसके बावजूद एनडीए जो कि सालों से वहाँ सत्ता में है, बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आया, 202 सीटें जीत कर आया बिहार के अंदर। तो यानी ये तो इनकम्बेंट को फ़ायदा हो गया। तो ये तो जो हम ये कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ मतदान जो है वो हमेशा जो है ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि सत्ता में जो पार्टी है, सत्ताधारी जो दल है, उसका जाना तय हो गया है। तो ये कहना थोड़ा
ठीक नहीं होगा। जहाँ तक केरल की बात है, केरल में 1991 में 73.42% वोट पड़ा। लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, कांग्रेस वहाँ सरकार में आई। 1996 में फिर ये घटकर 71.16% हो गया। लेफ्ट फ्रंट वहाँ पे सत्ता में वापस आया, प्रचंड बहुमत के साथ आया। वोट प्रतिशत गिरा था, अगर आप देखें 1991 की तुलना में 1996 में वोट प्रतिशत गिरा था, और जो इनकम्बेंट सरकार थी वो वोट प्रतिशत गिरने के बावजूद भी चली गई। जी। इधर ये कहना भी उचित होगा कि इसी समय बताना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि केरल के अंदर 2021 में ही ये जो योयो पॉलिटिक्स थी, और इसका जिक्र हम बार बार करते रहे हैं केरल के संदर्भ में भी, भारत के और प्रदेशों के संदर्भ में भी, कि 2021 में लगभग 44 साल के बाद वो जो योयो पॉलिटिक्स थी वो लेफ्ट फ्रंट ने खत्म की। हमेशा से 1977 से देखा जाए तो यही होता आ रहा था केरल के अंदर कि एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, यही योयो पॉलिटिक्स का क्रम चल रहा था। लेकिन 2021 में पिनराई विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने ना केवल इसको तोड़ा, जिसे जिंक्स भी कह सकते हो आप, कई लोग वहाँ पे बोलते थे 40 साल से ज़्यादा का जिंक्स, 44 साल हो गए थे 2021 में लगभग। ये ना केवल ये जिंक्स तोड़ा बल्कि पहले से ज़्यादा सीटें भी लेकर आए। 92 से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सीटें 99 हो गई 140 के सदन में। तो वो अगर देखा जाए तो उसके संदर्भ में 2001 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई, तब वोट प्रतिशत जो था मार्जिनली बढ़ा था, 72.47% हो गया था 71.16% से। उसके बाद 2006 में एलडीएफ आया, उसका भी जो टोटल मतदान था वो कम हुआ था थोड़ा, 72.47 से गिरकर 72.08 हो गया था। और उसके बाद 2011 में मैं बार बार जिक्र करता हूँ, बहुत करीबी मुकाबला हुआ था जहाँ पे यूडीएफ की सरकार आई थी और सिर्फ 72 सीटें यूडीएफ की और 68 सीटें एलडीएफ की आई थी। तब मतदान का प्रतिशत रहा था लगभग 75% के करीब। और 16 में जब यूडीएफ आया 91 सीटें, माफ कीजिएगा एलडीएफ आया 91 सीटें जीतकर, तो 77 के ऊपर रहा मतदान। लेकिन फिर जब 2021 में एलडीएफ ने दोबारा योयो पॉलिटिक्स को जो खत्म किया और वापसी की, तब भी मतदान का प्रतिशत लगभग 75 के करीब, जैसा हमने बोला 74 से 75 के प्रतिशत के बीच में रहा, जो कि गिर गया था। अब ये पिछले कुछ चुनावों से देखिए, मैंने जैसे जिक्र किया 78.27% पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा ये जिसे कहते हैं मतदान का प्रतिशत है, लगभग 35 सालों का। तो अब ये देखना होगा कि ये किसके फायदे में जाता है, किसके पक्ष में ये भारी मतदान, जैसे बम्पर वोटिंग हम कह रहे हैं, जो मैंने उदाहरण देकर समझाया, डेटा देकर समझाया, किसके पक्ष में जाता है ये देखना होगा 4 मई को। देखा हमने वरुण की हर पार्टी, यूडीएफ, एलडीएफ, भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि ये जो बढ़ता वोटर टर्नआउट है ये उनके पक्ष में जाएगा। तो सारी पार्टीज ये बोल रही हैं, तो क्या हम इसमें ये फैक्टर ला सकते हैं कि कोई साफ लहर नहीं आएगी केरला में? हंग असेंबली की अगर बात करें तो ऐसा भी हो सकता है, उसका आप बता दीजिए एक फैक्टर। देखिए, जो अभी मैंने जिक्र किया कि केरल की राजनीति के अंदर जो मुझे याद पड़ता है, 2011 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था। एक तरीके से देखा जाए तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनते बनते रह गई थी, क्योंकि 71 का जो मेजॉरिटी मार्क था, जो बहुमत का आंकड़ा केरल की विधानसभा में 140 सदस्यों में से 71 का बहुमत का आंकड़ा है, वहां पर जो आखिर में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब ओमन चंडी मुख्यमंत्री बने थे, 72-68 से बाद में बाईपोल में 73-67 हो गया था ये आंकड़ा। उस समय तो 72-68 से ही था। ये इतना कड़ा मुकाबला जब हुआ था, और मैंने बार बार इस बारे में बात भी की, 1,68,000 वोटों का डिफरेंस था दोनों फ्रंट्स के बीच में। एक को लगभग 46% वोट मिले थे और एक दूसरे फ्रंट को एलडीएफ को 45% से ज़्यादा। तो इतना करीबी मुकाबला था। अब जब बात हम कर रहे हैं 2026 की, कि क्या फिर से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है, इवन 78% के ऊपर जब मतदान हो गया है उसके बावजूद, तो देखिए बनने को तो बन सकती है, इसमें कोई ये कह देना एक तरफा ये बता देना कि नहीं बन सकती। जैसा कि देखिए
राजनीति में, केरल की राजनीति में तीन ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट फिर से सत्ता में वापसी कर ले। हो सकता है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इतिहास रच दे और तीसरी बार सत्ता में आ जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस जो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हरा दे और सत्ता में आ जाए और अपना ये जो वनवास है 10 साल का, ये खत्म कर दे। तीसरा जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और जिसके ऊपर हम चर्चा भी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा मत प्रतिशत ले जाती है, कुछ सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में वही 2011 वाला मुकाबला देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आखिरी दौर तक सांसें सबकी अटकी हुई थी, तो शायद तीसरा जो मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। अगर आंकड़ा फिर से फंस जाता है 68, 65, 68, 66 और कहीं भारतीय जनता पार्टी के 4-5 विधायक चुनकर आ जाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जैसे कहते हैं हाथों में लड्डू के समान होगा। किंग मेकर की आपने बात की, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक वीडियो भी बनाया था, गेम चेंजर कैसे बन सकती है, और उसमें हमने देखा वरुण, 2 पारंपरिक वोट बैंक टूट सकते हैं, करीबी मुकाबले पलट सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। वोट शेयर पर डिपेंड करता है, वोट शेयर किस तरीके से आता है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि हंग असेंबली हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी गेम चेंजर बन सकती है। इसी पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट करें आप, क्योंकि ये बढ़ता वोट शेयर पूरे चुनाव का गेम बदल सकता है। नहीं, देखिए 78% के ऊपर मतदान हुआ है। कई लोग ये कहेंगे कि 78% का ऊपर मतदान हुआ है तो 2 ही संभावनाएं हो सकती हैं कि एलडीएफ का जाना तय है, क्योंकि बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी 10 साल की, और दूसरा यही कि यूडीएफ क्योंकि एक प्राइम चैलेंजर के तौर पे तो केरल की राजनीति में 2 ही ध्रुव रहे हैं, बाइपोलर कॉन्टेस्ट ही रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना खाता ही 2016 में खोला था, जब निमोम की सीट और राजगोपाल ने जीती थी। 2021 में वो सीट भी बचा नहीं पाए थे और शून्य पे वापस आ गए थे। तो ये हम इस बार ये जब ये कह रहे हैं कि एक ये फैक्टर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है लगातार केरल की राजनीति में, वो जो ये 2 ध्रुवीय जो प्रणाली है केरल के अंदर, उसको कहीं ना कहीं इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और ये मैं आंकड़ों के आधार पे अगर बात करूं, 2016 के जो असेंबली का चुनाव हुआ था केरल के अंदर, जैसे मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को पहला वहाँ पे विधायक अपना मिला था, लगभग 14.9% वोट एनडीए को मिले थे उस समय और 1 सीट उनको मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनावों में ये मत प्रतिशत गिर गया था, 12.36% आ गया था। लेकिन लोकसभा चुनावों के अंदर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव जो हुए 2019 का और फिर 2024 का, इन दोनों चुनावों में एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 15% से ज़्यादा वोट मिले और अब 2024 के लोकसभा चुनावों में, जो आखिरी लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन लगभग 20% के आसपास था। और त्रिशूर से सुरेश गोपी पहले एमपी बने भारतीय जनता पार्टी के केरल से और मंत्री भी बने मोदी सरकार में। तो ये जो बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव, अगर हम देखें 2014 में केवल 4 विधानसभा क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। 2019 में जो थी भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पे बढ़त बनाई थी और 7 सीटों पर रनर अप थी। और 2024 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उनमें 11 विधानसभा क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, जिनमें से अकेले 6 विधानसभा क्षेत्र सुरेश गोपी के लोकसभा क्षेत्र त्रिशूर में आते हैं, 3 तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में थे और 9 ऐसे क्षेत्र थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी रनर अप रही थी। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभाव बढ़ाया है। और अभी हाल की लोकल पोल्स को अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने पलक्कड़ में म्यूनसिपैलिटी बचाई है, तिरुपुनिथरा एक नई म्यूनसिपैलिटी पे कब्जा जमाया है, कई ग्राम पंचायत और कई म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सीटें भी पाई हैं। पहली बार इतिहास में तिरुवनंतपुरम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया, पहला मेयर बनाया। तो इन सब बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन 2 जो एलडीएफ यूडीएफ जो दिग्गज वहाँ पे एक दूसरे के विरुद्ध
खिलाड़ी रहे हैं उनका गेम कहीं ना कहीं अपसेट करते हैं। जी बिल्कुल वरुण। वरुण, हमने इतने फैक्टर्स की बात की, एक फैक्टर ये भी है यूथ वोटर्स जो हैं तिरुवनंतपुरम जैसे क्षेत्रों में इसका असर हमको देखने को मिला। तो यूथ वोटर्स कैसे एक अपना रोल निभाएंगे इस इलेक्शंस में केरला में? देखिए यूथ वोटर्स की जहाँ तक बात है, हमने इसकी जिक्र भी किया था। देखिए यूथ वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और एलडीएफ, यूडीएफ और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की को देखते हुए बात करें तो एक थर्ड अल्टरनेटिव की जो तलाश एक यूथ वोटर को होती है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए दे सकता है केरल के अंदर? क्योंकि सालों से राजनीति, जैसा हमने कहा, एलडीएफ और यूडीएफ के आसपास उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है। तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे जब राजीव चंद्रशेखर, आप लगभग 1 साल पहले उनको भारतीय जनता पार्टी ने केरल की कमान दी, उसके बाद से कहीं ना कहीं ज़मीन के ऊपर भाजपा दिखाई दी है। तो देखिए यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का होना। कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यूथ को अट्रैक्ट करता है। तो विकसित केरला की जो बात राजीव चंद्रशेखर और भारतीय जनता पार्टी ने की, जो कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत का ही एक छोटा सा, जिसे कहते हैं, रोल मॉडल टाइप का है, उसमें राजीव चंद्रशेखर ने यूथ सेंट्रिक कई बातों का जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र किया, जिसका हमने डिस्कशन पहले भी किया था। तो बिल्कुल यूथ, महिलाओं के ऊपर जैसे हमने बात की, ये चुनाव काफ़ी उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी 4 मई को कि आखिरकार ये जो वोटिंग टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट है, ये बदलाव का संकेत है या फिर पुराना संतुलन बरकरार रहेगा? मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की जब बात कर रहे हैं तो जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीटें थी, जिस पे कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इस बार, जिसका हमने काफ़ी अपने पुराने उसमें चर्चा भी की, उनमें से मैं कुछ सीटों के आपके वोट प्रतिशत में बताना चाहता हूँ कि जैसे निमोम की हमने बात की। निमोम बहुत महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2016 में जीती, पिछली बार बहुत कम वोटों से हारी। 3949 का मार्जिन रहा था जब कुम्मनम राजशेखर हार गए थे, जो शिवनकुट्टी हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं एलडीएफ के, उनसे। अब शिवनकुट्टी फिर से एलडीएफ के कैंडिडेट है वहाँ पे, लेकिन राजीव चंद्रशेखर उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं वहाँ पर भी जो मार्जिन था, जैसे मैंने कहा 3949, वहाँ पे जो 71.49% पिछली बार वोटिंग हुई थी, ये बढ़कर इस बार 80.62% हो गया है। तो ये बहुत लगभग 9 साढ़े 9% का जंप है। 9% से ज़्यादा की वहाँ पर वोटिंग हुई है। और मार्जिन जब 3949 का था, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह मुकाबला हो सकता है। के सबरी नंदन भी जो है वो यूडीएफ के यहाँ कैंडिडेट है। इसके अलावा पलक्कड़ की जो बात के, हम पलक्कड़ में भी भारतीय जनता पार्टी रनर अप बहुत बार से रह रही है। यहाँ पे भी जो मार्जिन था वो पिछली बार 3859 का था। वोटिंग प्रतिशत 75.44 से बढ़कर 82.33% हो गया है इस समय 2021 की तुलना में। त्रिशूर वही सीट जहाँ से मैंने जिक्र किया, सुरेश गोपी की सीट है। वहाँ पे त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र की हम जहाँ बात कर रहे हैं, पद्मजा वेणुगोपाल जो पिछली बार कांग्रेस की तरफ से लड़ी थी, और लगभग 946 ये मार्जिन था पद्मजा के हारने का जब वो कांग्रेस में थी। वो कड़ी टक्कर दे रही हैं इस समय वहाँ पर। और अलन कोडे लीला कृष्णन एलडीएफ के और राजन पल्लन को वहाँ पर 70.68% जो 2021 में वोटिंग हुई थी, वो बढ़ के इस समय 75.70 हुई है 2026 में। तो यहाँ भी 5% का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। और मार्जिन क्या था पिछली बार? 946। इसके अलावा कज्जाकुट्टम जहाँ वी मुरलीधरन बहुत ही सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री थे मोदी सरकार के अंदर, वो भी जो मार्जिन था पिछली बार 23,497 का था यहाँ पर। और शोभा सुरेंद्रन जो थी, बहुत कड़ी टक्कर दी थी पिछली बार। वहाँ वोट प्रतिशत था 71.37%, जो अब बढ़कर हो गया है 78.62%। लगभग 7% का उछाल है कज्जाकुट्टम में भी।
मंजेश्वर में 745 सीटों से के सुरेंद्रन हारे थे भारतीय जनता पार्टी के 2021 में। उससे पहले भी 2016 के चुनाव में 89 वोटों से हारे थे। तो ये एक और ऐसा क्षेत्र है जहां पे 77.93 से बढ़कर 81.04% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो हमने कई और सीटों का जिक्र किया था, चाहे पत्थरमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट की अरनमुला सीट हो गई जहाँ से कोमनम राजशेखर चुनाव मैदान में है, वहाँ वोटिंग प्रतिशत 68.13 से बढ़कर लगभग 72% हो गई है। कासरगोड में 72% से बढ़कर लगभग 80% हो गई है, वहाँ पे भी मार्जिन 12,000 कुछ का रहा था पिछली बार। कट्टकाड़ा जो कि एक और सीट आती है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी 74 से बढ़कर वोटिंग 81% हो गई है। मल्लमपुआ जहाँ से 77% से बढ़कर 82% हो गई, और पिछली बार जो दोनों के बीच में जो मार्जिन था वो 25,000 से ज़्यादा वोटों का रहा था। तो सभी क्षेत्रों में लग रहा है, सिर्फ एक इरंजलकोटा की सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने अपने पिछले एनालिसिस में बताई थी कि भाजपा वहाँ अच्छा कर सकती है, वहाँ पे शायद थोड़ा सा मत इस बार कम पड़ा है पिछले चुनाव के मुकाबले में। बाकी जहाँ हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या मुकाबले में है या मुकाबला कड़ा कर सकती है बाकी दूसरे फ्रंट्स के लिए, वहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ा है और अच्छा बढ़ा है। जी बिल्कुल वरुण, अब ये 4 मई को ही देखने वाली बात होगी कि आखिर ये वोटर टर्नआउट किसी नए बदलाव की ओर इशारा कर रहा है या वही पहले वाली सरकार की तरफ इशारा था। तब तक के लिए देखते रहेगा अनएडिटेड।